जी दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम एक मूवी के ऊपर थोड़ा-सा जो है वो रिव्यू क्यों देंगे, इसको डिस्कस करेंगे क्योंकि रिव्यूज़ तो हर एक के अपने होते हैं। जो जिसको जिस तरीके से देखता है वो उसी तरह उसको रिव्यू करता है। और ये फ़िल्म जो है मैं क्यों लेकर आई हूँ, क्योंकि इसमें कुछ देखने के लिए थोड़ा-सा मुख्तलिफ आपको मिलेगा। बात कर रहे हैं हम देयर विल बी ब्लड। 2007 में आई थी ये, और बहुत सारे लोगों ने इसको देखा हुआ है। और हमेशा की तरह मैं कहती हूँ, जिन्होंने नहीं देखा वो पहली फुर्सत में जाकर देखें। हमारी कोशिश होगी कि हम ट्रेंडी फ़िल्म्स या ट्रेंडी चीज़ों के अलावा थोड़ा सा हटकर ऑफ ट्रैक जो है उन चीज़ों को भी डिस्कस करें जिनको देखने वाले कम तादाद में हैं, ताकि बाकी लोग जो है वो देखते हैं, अगर उससे फ़ैसिनेट होते हैं तो वो उनको ज़रूर देखें। क्योंकि एक चीज़ जिसका मैं ज़िक्र बार बार करती हूँ कि इन तमाम चीज़ों का एक मकसद जो है वो मेन या कॉमन होता है, वो ये है कि लर्निंग प्रोसेस ज़रूर होता है। एंटरटेनमेंट ज़रूर मिलती है आपको, लेकिन उसमें लर्निंग प्रोसेस कहीं ना कहीं चलता है। तो देयर विल बी ब्लड 2007 जनरल से बैकग्राउंड को इसको देखेंगे और फिर हम इसको आगे लेकर चलेंगे, क्योंकि बहुत सारे फैक्ट्स और फिगर्स जो हैं वो तो इजीली आपको एनालिस्ट मिल जाते हैं इसके अंदर। 2007 में ये बनी थी, और इसके लीडिंग रोल्स जो थे या एक्टर्स बल्कि उनको कहें, उनमें तो ऑफ कोर्स डेनियल डे लुइस हैं, इसके अलावा पॉल डानो है और डिलॉन फ्रेजर है। पॉल एंडरसन ने इसको फ़िल्म को बनाया था, और स्टार्टिंग में इसके बारे में कुछ नहीं पता था कि ये फ़िल्म कैसी बनेगी, लेकिन जब ये सामने आती है तो ये एक तरह की ब्लॉकबस्टर बन जाती है। और फिल्म क्रिटिक्स जो हैं आखिर में आकर इसको 21st सेंचुरी की वन ऑफ द ग्रेटेस्ट फिल्म्स में इसको ऐड करते हैं, और 2007 की इसको टॉप 10 और टॉप 5 फिल्मों में जो है इसको प्लेस किया जाता है। डेनियल डे लुइस का कैरेक्टर जो है वो डेनियल प्लेन व्यू के नाम से है, और इस फिल्म में डेनियल डे लुइस को बेस्ट एक्टर के लिए जो है नॉमिनेट किया गया, एंड इसको अवार्ड मिले थे। एकेडमी अवार्ड था, गोल्डन ग्लोब था, और एक्टर्स गिल्ड अवार्ड था। NYFCC और IFTA अवार्ड्स जो हैं इसको मिले थे। इसके अलावा इस फिल्म ने जो है बेस्ट सिनेमाटोग्राफी, स्क्रीन प्ले और बेस्ट म्यूज़िक एंड बेस्ट एक्टर, ये तमाम अवार्ड्स जो हैं वो जीते थे। और आज भी इसको जो है एक बहुत हैवी, बहुत ऑथेंटिक और बहुत ही सेलिब्रेटेड फ़िल्मों की लिस्ट में शामिल किया जाता है। दोस्तों, इसका बैकग्राउंड थोड़ा सा देखते हैं कि इसका प्लॉट जो है दैट इज़ लूजली बेस्ड ऑन 1920s नॉवल ऑयल, जो कि सिनक्लेयर ने लिखा था, उसके ऊपर बना है। अभी कैसे चलता है कि एक अमेरिकन जर्नलिस्ट हैं एरिक मैथ्यू, वो पढ़ते हैं सिनक्लेयर के काम को, और उसमें से ऑयल जो है वो नॉवल उनके सामने आता है। ही गॉट रियली फैसिनेटेड, और वो कहता है कि इसके ऊपर फिल्म बननी चाहिए। अब उसके लिए उसको कोई एक ऐसा बंदा चाहिए जो कि उसके स्क्रीन प्ले को लिखे, जो कि उसी तरह उतना पैशनेट हो जितना कि एरिक जो था वो ख़ुद था। और ये कहा जाता है कि पॉल एंडरसन ने ख़ुद अप्रोच किया था उसको, एरिक को, कि इसके ऊपर मैं काम करना चाहता हूँ। पॉल एंडरसन ने पूरी डिटेल से ऑयल नावल का जो है उसको स्टडी किया, उससे रिलेटेड जितने भी जो केस स्टडीज़ उसमें दी गई थी जिनके ज़रिए उस नावल को क्रिएट किया गया था, उन तमाम चीज़ों को उसने बहुत अच्छे तरीके से, तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स को उसने स्टडी किया। और उसके बाद सिर्फ नाम को थोड़ा उसने चेंज किया कि ऑयल की जगह देयर विल बी ब्लड, क्योंकि उसको लगा था कि ये प्लॉट जो है ये इसके लिए ज़्यादा बिकमिंग होगा। क्योंकि ये जब हम किसी भी चीज़ को, ये ख़ास तौर पे इस नावल को जो है जब हम अडेप्ट करें, तो इसकी अडेप्टेबिलिटी के लिए इंटेंसिटी जो है वो शायद ये हेडिंग या ये टाइटल ज़्यादा देगा। पॉल एंडरसन ने डेनियल प्लेन व्यू का जो कैरेक्टर है वो लिखते हुए सिर्फ़ और सिर्फ डे लुइस को सामने रखा था। और इसके बारे में जो है जब इनका इंटरव्यू जो है द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर में लिया गया, तो एक बहुत खूबसूरत बात जो है डे लुइस ने कही कि मेरे लिए सिर्फ इतना काफ़ी था कि जब पॉल एंडरसन जो है वो स्क्रीन प्ले लेकर आता है, और मैं बग़ैर उसको जो है देखे बस उसको अग्री हो जाता हूँ उसके ऊपर, क्योंकि वो ऑलरेडी पॉल एंडरसन का ख़ासा एडमायरर है। इस तरह से इसको ये कैरेक्टर मिलता है। इसके बाद इसमें कुछ चीज़ें चेंज होती हैं।
इसमें केल ओनील ने कैरेक्टर किया था जो कि फॉयल था, जो कि ऑपोजिट था एक स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर जो है इसके अंदर एलाई का, जो कि एक प्रीस्ट का कैरेक्टर है। लेकिन कुछ रोमर्स ऐसी आना शुरू हुई कि उसने उस पॉल एंडरसन को उसको चेंज करना पड़ा, और कहा यह जाता था कि केल ओनील ने थोड़ा सा ये खौफ दिया कि वो थोड़ा सा घबरा जाता था डे लुइस की वजह से, क्योंकि वो ऑफ स्टेज भी उसी कैरेक्टर को जो है अडेप्ट करता था, जबकि डे लुइस ने इस बात को जो है वो मानने से इनकार किया कि ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, पॉल एंडरसन के साथ उसकी कुछ जो है वो अनबन थी, और इसके अलावा वो शायद इतनी इंटेंस एक्टिंग के लिए जो है वो इंटरेस्टेड भी नहीं था। सो 2 हफ़्ते की जो उनकी प्रोडक्शन थी, 2 हफ़्ते की जो उन्होंने रिकॉर्डिंग की थी, उसको उनको री रिकॉर्ड करना पड़ा, और उसके लिए पॉल एंडरसन ने जो है पॉल डैनो को लिया, और पॉल डैनो के लिए सिर्फ 4 दिन थे एलाई जैसे स्ट्रॉन्ग एंड टोटल फॉयल कैरेक्टर जो है उसको अडेप्ट करने के लिए अपने साथ। और उसके बाद बहरहाल उसने बहुत मेहनत की, दिन रात पूरी स्टडी और करने के बाद, पूरी रिहर्सल के बाद उसको अडेप्ट किया, और फिर पिछले 2 हफ्तों की तमाम रिकॉर्डिंग जो है वो डे लुइस के साथ एलाई के रूप में जो है वो दोबारा से रिकॉर्ड किया गया था। ये तो छोटे से फैक्ट हैं। जब इसके म्यूज़िक की तरफ आते हैं तो पॉल एंडरसन जो है वो रेडियो हेड्स में ग्रीनवुड के म्यूज़िक से बहुत ज़्यादा मुतासिर था, और उसने उसको अप्रोच किया और उसको मनाने की कोशिश की कि वो इसका म्यूज़िक दे। ग्रीनवुड वॉज वेरी हेजिटेटेड एट दैट टाइम, लेकिन स्क्रीन प्ले देखने के बाद वो कुछ हफ्तों के बाद आता है और 2 घंटे का म्यूज़िक तैयार करके लेकर आता है। स्टिल ही वॉज़ वेरी हेजिटेंट कि जाने क्या होगा, लेकिन वही म्यूज़िक जो है ग्रीनवुड जो है वो नॉमिनी होता है बेस्ट म्यूज़िक के लिए, और यूँ वो अपना अवार्ड जो है वो जीतता है। अब इसके बाद हम आते हैं कैरेक्टर एडेप्टेबिलिटी की तरफ। पहले ये हम सिर्फ अभी बात कर रहे हैं एक जो ब्लूप्रिंट है जो प्रोडक्शन के मतलब जितनी एफ़र्ट्स थी उनके बारे में, कि डेनियल प्लेन व्यू का जो कैरेक्टर है उसको करने के लिए डे लुइस ने जो है टोटल तमाम मैन्युस्क्रिप्ट्स को और वो केस स्टडी जो कि द ऑयल में थी उसको अच्छी तरह स्टडी किया, और जहाँ पर आपके ऑयल मैन जो हैं उनके म्यूज़ियम्स थे जो उनको बहुत बार उसने विज़िट किया। और इसके अलावा पॉल एंडरसन जो है वो रिकॉर्डिंग्स जो हैं उस ज़माने की वो उसको भेजता था, और डेनियल डे लुइस ने उस लहजे को सबसे पहले जो है वो अडॉप्ट करना शुरू किया। यही वजह है कि वो ऑफ स्टेज भी उसी कैरेक्टर में रहता था ताकि वो उसको मेंटेन रख सके। अब ऐसा क्या है कि उस कैरेक्टर को मेंटेन रखने के लिए इतनी सारी मेहनत, इतनी सारी रिहर्सल, इतनी सारी जो है वो प्रिपरेशन जो है वो की गई, उसको भी हम आगे जाकर देखेंगे। बहरहाल स्क्रीन प्ले हर चीज़ तैयार होती है। टेक्सास में इसको शूट किया जाता है, और जब आप अपनी प्रोडक्शन पे काम कर रहे हैं तो ये रिपोर्ट दी गई कि ये लोग बहुत ज़्यादा हेजिटेंट थे कि कोई फाइनेंस शायद इसको नहीं कर सकेगा, क्योंकि ये शायद उतने स्टैंडर्ड पर इस वक्त नहीं आ रही है। 2 साल लगे इस फिल्म को फाइनेंस करवाने में, और इन दी एंड जो है हमारे सामने ये हाल आता है कि आज भी उसको जो है 21st सेंचुरी की ग्रेटेस्ट फिल्म्स में रखा जाता है। हत्ता कि जब ये रिलीज़ होती है स्टार्ट में क्रिटिक्स इसको बहुत जर्नलाइज फॉर्म में लेते हैं, एक एवरेज इसके बारे में जो है वो आना शुरू होती है, राय कायम होती है क्रिटिक्स की और ऑडियंस की। लेकिन कुछ अरसे के बाद मेटाक्रिटिक जो है वो अपना एक सर्वे कंप्लीट करता है, और उस सर्वे में देखता है कि इस फिल्म का ज़िक्र जो है वो सबसे ज़्यादा हुआ है, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता इसको डेकेड लिस्ट के अंदर जो है डाल दिया जाता है, और उसी डेकेड लिस्ट में ये आगे जाकर जो है वो टॉप 5 में चेंज हो जाती है। और उसके बाद इसको क्रिटिक्स जो है फाइनली वन ऑफ द मास्टरपीस के तौर पर इसको डिक्लेयर करते हैं। ये थी इसकी जनरल इन्फॉर्मेशन। अब थोड़ा सा हम आते हैं इसके प्लॉट की तरफ, इसकी कहानी की तरफ, और फिर हम देखेंगे कि इसमें ऐसा क्या है जिसने इसको इस हद तक जो है वो लीड किया। आखिर बेस्ट एक्टर का अगर जो है अगर मिलता है तो उसमें ऐसी क्या चीज़ थी, किस किस्म की एक्टिंग को हम बेस्ट कहते हैं, या वो उनके उस स्टैंडर्ड पे पूरे उतरते हैं। पर स्टोरी का प्लॉट जो है वो इस तरह से है
कि प्लेन व्यू जो है डेनियल प्लेव्यू एक वो सिल्वर माइनर है दिखाया हुआ, जो कि सिल्वर निकालता है और उसको बेचता है और एक्सीडेंटली अपनी टांग भी तुड़वाता है खुदाई के दौरान में, और वहाँ से फिर उसको जो है ऑयल मिलता है और उसके बाद जो है वो अपना करियर जो है ऑयल मिल में टर्न करता है और अपनी जो है वो एक ड्रिलिंग साइट जो है वो बनाता है जहाँ से वो ऑयल निकालता है, कुछ बंदों को हायर करता है। और इस दौरान में एक एक्सीडेंट होता है, एक ऑयलमैन जो है, जो एक मज़दूर था वो मर जाता है, उसका बेटा होता है। प्लेन व्यू उसको अडॉप्ट कर लेता है। अब इशू ये है कि ऑब्वियसली अगर एक पर्सन को, अगर हम उस कैरेक्टर को ज़हन में रखते हैं कि रिजर्वर्स मिलते हैं ऑयल के या तेल के वहाँ पर, तो ये अंडरस्टूड है कि इर्द गिर्द की जगहों पर वहाँ पर ऑयल के रिजर्वर्स होंगे। और हाउ कम के एक पर्सन जो है अगर वो इस बिज़नेस में आता है तो वो डेफिनेटली चाहेगा कि वो उस चीज़ को एक्सपेंड करें। अब इसके लिए उसको इर्द गिर्द के इलाकों में जाना है, वहाँ की अथॉरिटी या वहाँ के जो लैंड ऑनर्स हैं उनसे मिलना है, उनसे बात करनी है और उनको बताना है कि या तो वो लैंड ख़रीदेगा या यहाँ पर जो है वो इससे काम करना चाहता है। बहरहाल मकसद ये कि उसको उस काम के लिए जो है डिगिंग भी करनी है, ड्रिलिंग भी करनी है और फिर लोगों को या वहाँ के रहने वालों को ऑफ कोर्स उसका मुआवजा भी देना है। तो इस काम के लिए वो एक इम्पोस्टर जो है वो बनाता है कि वो एक डोमेस्टिकेटेड है और वो फैमिली मैन है और वो एक बिजनेसमैन है। उसके लिए वो बच्चे को अडॉप्ट करता है और वो बच्चा उसके साथ चलता है और उसके बारे में बताता है कि इसकी माँ जो है वो बर्थ के दौरान में उसकी डेथ हो चुकी थी और बच्चे का वो बहुत ख्याल रखता हुआ हमें दिखाया गया है, वो जहाँ जहाँ जाता है। इसी दौरान में एक कैरेक्टर हमारे पास आता है जो कि पॉल डैनो ही को बनाया गया है, वो एलाई का ट्विन है, जो कि आकर उसको बताता है कि उसके इलाके में जो है रिजर्वर्स हैं और वो लोग चाहते हैं कि वो इस को निकाला जाए। तो संडेज़ फैमिली जो हैं उन तक ये पहुंचता है, उनको वहाँ जाकर बताता है कि हम सिर्फ हंटिंग के लिए आए हैं और लेकिन पीछे जो उसके मोटिव्स हैं वो है ड्रिलिंग करना है। बहरहाल उसकी कोशिश ये होती है कि वो ड्रिलिंग करे, लेकिन जो कीमत है लैंड की वो उनको सिर्फ उस हंटिंग की मुनासबत से दे कि हम अगर कोयल हंट करने आए थे तो उसकी उतनी ही बनती है। और वो किसी तरह से जो है वो कन्विंस कर लेता है संडेज़ के सरबराह को, यानी कि एलाई के बाप को, कि वो डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन कर दे। एलाई जो है वो ट्विन दिखाया हुआ है और बड़ा भाई दिखाया हुआ है और वो प्रीस्ट है, वो रिलीजियस है और उसका ध्यान होता है कि यहाँ पर जो है तमाम चीज़ें वो अकॉर्डिंग टू देयर फेथ चलना चाहिए। वो चर्च बनाने के लिए बहुत ज़ोर देता है और चर्च के लिए जो है उससे रकम का मुतालबा करता है $10,000 का, जिसके लिए अपेरेंटली जो है प्लेन व्यू मान जाता है। बहरहाल ड्रिलिंग शुरू होती है, वहाँ पर काम स्टार्ट किया जाता है। एलाई कहता है कि वो जो पहला ऑयल वेल है उसको ब्लेस करना चाहता है ताकि काम अच्छा हो, क्योंकि चर्च बन चुका है, लोग वहाँ पर डेली रेगुलर मीटिंग्स के ऊपर आते हैं जिसमें तमाम सरमन्स और जो भी उनका काम है वो एलाई करता दिखाया गया है। डेनियल प्लेनव्यू जो है वो पहले तो हामी भरता है, लेकिन बिल्कुल एट द स्पॉट जाकर वो इस चीज़ से इनकार कर देता है। हाँ, पहले एक कैजुअल्टी होती है, एक बंदा जो है वो मारा जाता है, इसके बाद वहाँ पर जो है एक गैस एक्सप्लोजन होता है, काफ़ी ज़्यादा आग लग जाती है। इस आग के दौरान उस एक्सप्लोजन की वजह से उसका जो बेटा दिखाया हुआ है HW, वो प्रेशर की वजह से उसकी समाज जो है वो चली जाती है। इन तमाम चीज़ों में एलाई जो है वो उसको कसूरवार इसलिए ठहराता है कि उसने इजाज़त नहीं दी थी कि वो तमाम चीज़ों को ब्लेस करे और इसी वजह से ये तमाम चीज़ें जो हैं अब ख़राब हो रही हैं। इर्द गिर्द का तमाम जो लैंड है वो प्लेन व्यू ले लेता है। इस दौरान में एक शख्स आता है जो कि प्लेन व्यू को कहता है कि वो उसका भाई है और वो यहाँ पर उसके पास जॉब करना चाहता है। अब जो बेटा HW दिखाया है, जिसको डिलॉन फ्रेज़र ने इसके अंदर काम किया है, वो थोड़ा सा जेलस होना शुरू होता है एंड ही ट्राई टू किल दैट पर्सन, जो सो कॉल्ड अंकल है, और उसके लिए जो है ही सिंपली सेट हिम ऑन फायर। और इस चीज़ को देखकर भी डेनियल जो है वो अपने बेटे को जो है शहर भिजवा देता है बोर्डिंग में, जहाँ पे वो पढ़े और वो अपने टीचर के साथ जो है वो साइन लैंग्वेज को सीखना शुरू करें। और इसके बाद जो इर्द गिर्द के उसने लैंड ख़रीद लिए हैं सिवाय एक के, जिसको ब्रांडी नाम के एक बंदे ने रखा होता है, और ये जब ब्रांडी चाहता है इससे कि वो लैंड ख़रीदे तो ये इससे मिलने से इनकार कर देता है। इस वजह से वो एरिया जो है वो नहीं ले पाता है। अब जो इम्पोस्टर निकलता है उसके भाई का, वो एक पुराने ओल्ड जोक के थ्रू
डेनियल प्लेव्यू को पता लगता है कि ये वो शख्स नहीं है और रात को वो उसको गन पॉइंट पर उससे सच उगलवाता है और वो मानता है कि उसका असल भाई जो है वो टीबी की वजह से मर चुका है और वो उसका दोस्त है, उसकी डायरी के ज़रिए सब कुछ लेकर आया था, लेकिन वो उसको कुछ नहीं कहेगा, वो चला जाएगा, वो सिर्फ जॉब हासिल करना चाहता था। लेकिन इन द फिट ऑफ फ्यूरी प्लेन व्यू जो है वो उसको कत्ल कर देता है और फिर उसकी कब्र खोद कर वहीं पर उसको दफनाता है और वहाँ पर काफ़ी देर ड्रिंकिंग भी करता है, रोता रहता है। सुबह तक ब्रेंडी जो है, जिसका वो लैंड है जो कि वो नहीं ले सका था, उसको उसके क्राइम के बारे में पता होता है। ब्रेंडी चाहता है कि प्लेन व्यू जो है अपने इस सिन का, अपने इस क्राइम का पब्लिकली जो है वो इस चीज़ को एडमिट करे, चुनाचे वो चर्च में लेके जाता है। हाँ, इससे पहले जो एक बहुत खूबसूरत चीज़ हुई थी जो मैं बताना भूल गई, कि जब एलाई जो है वो अपनी आधी रकम जो है चर्च की मांगने के लिए आता है, तो प्लेन व्यू उसको ना सिर्फ अब्यूज़ करता है बल्कि बहुत ज़्यादा मारता है, डिस्ग्रेस करता है और इसका ये नतीजा होता है कि एलाई रात को जो है अपने बाप के ऊपर हमला करता है और उसको कोसता है कि तुमने एक बहुत बड़ी गलती की है, एक ऐसे शख्स को ज़मीन जो है उस देकर ये यहाँ पर उसको रहने की इजाज़त देने के बाद। अब जब डेनियल प्लेन व्यू को वो ब्रेंड लेकर आता है, अब मौका है एलाई के पास कि वो अपना रिवेंज या बदला उतार सके। सो चर्च में इन द मिडल ऑफ एवरीवन, पूरे टाउन के सामने वो उसको खासा डिग्रेड करता है, अब्यूज़ करता है और उससे बहुत ऊंची आवाज़ में उगलवाता है कि हाँ वो सिनर है एंड ही अबैंडन्ड हिज ओन चाइल्ड, कि उसने अपने इतना वो लालची है कि उसने अपने जो बच्चा है या बेटा है उसको भी यहाँ से भिजवा दिया और उसको छोड़ दिया। और इन तमाम ह्यूमिलिएशन को फेस करने के बाद, इसमें एक बहुत खूबसूरत सीन है जो मैं आगे इसका मेंशन करूँगी, ह्यूमिलेशन फेस करने के बाद बहरहाल वो आता है और अपना काम स्टार्ट कर देता है। उसका बेटा वापस आ जाता है, बड़ा होकर वो शादी करता है और शादी द संडेस फैमिली की बहन से ही करता है। आगे दिखाते हैं कि इसके पास काफ़ी बड़ा मेंशन है। नाउ ही इज़ गॉट क्वाइट वेल्दी, अच्छा खासा हो चुका है, इसका बेटा जो है वो बड़ा हो चुका हुआ है और इस दौरान में एलाई जो है वो किसी मिशनरी पर्पस के लिए जो है वो किसी दूसरे शहर में चला जाता है। अब एलाई का बेटा जो HW है वो चाहता है कि उसका बाप जो है अब उसको थोड़ा सा अलग करे अपने से और वो अपनी एक और अपनी ऑयल कंपनी जो है वो शहर में जाकर खोलना चाहता है। इस पर उस टाइम पे इन अ फिट ऑफ फ्यूरी और चूँकि वो ड्रिंकिंग बहुत ज़्यादा करता दिखाया गया है तो वो बहुत ह्यूमिलेट करता है HW को। पहले तो उसके इस साइन लैंग्वेज के ऊपर दैट ही कैन नॉट इवन लिसन और इसी वजह से वो सुन नहीं सकता और बोल नहीं सकता, और फिर उसको वो सच बताता है कि किस तरह से वो उसका बेटा नहीं है, उसको उसने कैसे अडॉप्ट किया था और वो बार बार कहता है कि यू आर अ बास्टर्ड इन अ बास्केट। और उस वक्त जो उसका बेटा है वो उसको यही रिस्पॉन्स करता है कि ये तो जानकर बेहद बहुत अच्छा लगा कि मैं वाकई तुम्हारा बेटा नहीं हूँ और मैं तुम्हारी तरह का नहीं हूँ। उसी मेंशन में बहुत ज़्यादा ड्रिंकिंग करने के बाद हमें दिखाया जाता है कि वो अपने बॉलिंग एले में जो है ये बेसुध पड़ा हुआ है और एलाई जो है वो वापस आता है और इस वक्त एलाई जो है अब आकर उसको बताता है कि जो ब्रेडी की जो ज़मीन है जो कि उसने नहीं ली थी, वो चाह रहा है कि वो ख़रीद ले क्योंकि उसकी अभी जो है डेथ हो चुकी है, तो ये ज़मीन वो ख़रीद ले और उसकी रकम जो है वो एलाई को मिल जाएगी। यहाँ पर प्लेन व्यू जो है उसको कहता है कि वो इसी शर्त पर ये ज़मीन ख़रीदेगा कि अगर वो कन्फेस करे कि वो ख़ुद भी सिनर है और देयर इज़ नो गॉड और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो उसने अपने फ़ायदे के लिए की हैं। चूँकि ये अपने स्टॉक एक्सचेंज में पैसे जो है वो गंवा चुका होता है और एलाई एडमिट करता है कि वो मॉरली भी एस्ट्रे रह चुका है और वो उससे बहुत दफ़ा जो है बहुत ऊंची आवाज़ में एडमिट करवाता है कि कहो कि दैट यू आर अ फॉल्स प्रॉफिट, जिसको एलाई को कहना पड़ता है। उसके बाद वो एलाई के पीछे भागता है और एलाई को बाहर लाकर जो है वो आपकी जो बॉल पेन है उससे उसको मार देता है। और जब उसका सर्वेंट आता है टू नो अबाउट द फर्दर कमोशन, तो इस लाइन के ऊपर जो है फिल्म को ख़त्म किया जाता है कि आई एम फिनिश्ड नाउ। ये था कहानी का प्लॉट जिसको लेकर चले हैं। अब इसके थीम्स के बारे में हम पहले बात कर लेते हैं कि इसके थीम्स जो बहुत जर्नलाइज्ड फॉर्म में बात की गई है वो यही हैं बेसिकली कि कैपिटलिज़म है, लालच दिखाया हुआ है और यही वजह है कि उस ये कैपिटलिज़म जो है वो इस हद तक उस लालच में या उस ट्रेड में जा चुका है कि तमाम चीज़ें जो है वो क्रम्बल डाउन होने लग गई हैं और एंड पर ख़ुद भी जो है वो
मॉरली भी शायद वो एक हॉलो पर्सन रहता है। इसके साथ कुछ क्रिटिक्स ने जो है इसको कहा कि ये जंग थी कैपिटलिज्म और थियोलॉजी की, यानी कि चर्च की, और इन दोनों को आपस में दिखाया गया है, जिसमें फिर भी यही बताया गया कि कैपिटलिज्म किस तरह से ओवरकम कर सकता है, क्योंकि आजिर और अजीर जो हैं वो अपने तरीके से काम करते हैं, चर्च जो है वो अपने तरीके से काम करता है, लेकिन दोनों जो है इस चीज़ को मैनिपुलेट करते हुए दिखाए गए हैं। ये वो थीम्स थे जो कि जर्नलाइज थे। अब हम चलते हैं कि प्लॉट आपको बता दिया, स्टोरी समझ आ गई, हमने कैरेक्टर्स के बारे में बात कर ली। बल्कि HW का कैरेक्टर जो है उसके लिए पॉल एंडरसन ने पहले जो है न्यूयॉर्क से लेना था किसी बच्चे को, लेकिन उसको लगा कि बेहतर है कि कोई ऐसा होना चाहिए जो कि वहाँ का नेटिव हो, जो कि उन जगहों पर चलने फिरने वाला हो और उसको बंदूक चलानी आती हो। चुनांचे उस एरिया में एक स्कूल में बात की गई, उस प्रिंसिपल ने जो है डेलन फ्रेज़र का नाम लिया, और डेलन फ्रेज़र से मिलते ही उसको कोई स्क्रिप्ट नहीं दिखाया गया, कोई स्टोरी नहीं दिखाई गई, सिर्फ जर्नल एक बात की गई, डिस्कशन हुई और उसको फ़ौरन से हायर कर लिया। और उस बच्चे ने बहुत अच्छी एक्टिंग की और उस कैरेक्टर को बिल्कुल उस नेटिव अंदाज में ही उसने उसको अडेप्ट किया था। मैंने आपसे भी कहा कि हमने स्टोरी की बात भी कर ली, हमने बैकग्राउंड भी देख लिया कि चीज़ें कैसे चल रही हैं, हमारे पास 2 मेन कैरेक्टर्स जो हैं उनके बारे में भी पता लग गया कि उनकी डिस्पोजिशन क्या थी और स्टोरी में वो किस तरह से चल रहे थे। अब ऐसा क्या था कि ये फ़िल्म ब्लॉकबस्टर गई और इसके अंदर जितने भी कैरेक्टर्स थे उनको भी बहुत ज़्यादा सराहा गया। तो एक्टिंग के हवाले से अगर हम बात करते हैं तो एक तो सबसे पहली चीज़ आपको जो बहुत ग्लेरिंग किस्म का जो है उसमें डिफरेंस नज़र आएगा, वो लहजा है जो कि प्लेन व्यू ने, मैं इसको अडेप्ट कहूँगी, अडॉप्ट नहीं अडेप्ट किया था, उस लहजे को लेकर चलना। क्योंकि उस लहजे में एक तो आपने उस नेटिव लहजे को, एक्सेंट को लेकर चलना है, लेकिन इसके साथ साथ चूँकि वो एक बिज़नेसमैन के तौर पर लोगों के सामने है, तो वो अपनी बहुत ज़्यादा पर्सनल फीलिंग्स को या पर्सनल इमोशंस या सेंटिमेंट्स को उस तरह से सामने नहीं ला सकता। उसको एक अपना जो है एक प्रॉपर अच्छे हैप्पी मैन का इम्पोस्टर देना है, तो उसके तमाम इमोशंस जो हैं और उसका उतार चढ़ाव जो है वो उसके एक्सेंट में जो इंटेंसिटी आती है, जो टोन और इंटोनेशन में चेंज आएगी, उसके थ्रू दिखाया गया है। असल चेहरा जो है या जो उसका एक इंसान का इनर होता है वो हमें नज़र आता है जब वो अपने उस इम्पोस्टर भाई के साथ बैठकर उसको बताता है कि वो अकेला ही रहना चाहता है और वो किसी को अपने साथ किसी चीज़ में पार्टनर नहीं बनाना चाहता, और कोई शख्स अगर उससे ज़्यादा कमाने या उससे ज़्यादा जीतने की कोशिश, सक्सेसफुल होने की कोशिश करे तो वो उसको नहीं होने देगा, या वो उस चीज़ को बिल्कुल पसंद नहीं करेगा कि उसके बराबर में कोई भी है। इस चीज़ को भी लोगों ने लिया कि ये बिल्कुल कैपिटलिज़म के जो लालच के बारे में इस चीज़ को दिया गया, लेकिन मैं इसको थोड़ा सा चेंज करती हूँ इस सेंसेस के अंदर कि अपार्ट फ्रॉम द कैपिटलिज़म दैट वाज अ वेरी पर्सनल ट्रेट ऑफ अ मैन। एक पर्सन जो कि इस इलाके में अकेला है, जिसको ऑयल रिजर्वर्स मिलते हैं और वो अपने उस बलबूते पर वो टीम तैयार करता है और उसके थ्रू वो अपना काम कर रहा है। और हमने ये नहीं देखा कि वो किसी की भी की चीज़ को जो है ज़बरदस्ती या बंदूक की नोक पर खींचता हुआ दिखाया। वो जहाँ जाता है पेपर्स पर बात करता है, और हाँ, जहाँ पर उसके साथ बार्गेनिंग नहीं हो पाती, उसके हिसाब से वो प्रॉफ़िट या वो चीज़ उसको नहीं मिल रही, वो उसके ऊपर इनकार करता है। उसकी कोशिश होती है कि तमाम चीज़ें वो खुद से करे, क्योंकि इन द एंड फिर वो खुद ही इस चीज़ को ऑन करेगा। तो ये तो एक जनरल रवैया है, किसी भी पर्सन का जो बिज़नेस कर रहा है वो इस चीज़ के लिए जब तैयार होगा तो उसकी कोशिश होगी कि अगर उसकी मोनोपोली है लेकिन अपने बलबूते पर, तो वो उसको रखेगा। मेरा नहीं ख्याल है कि इसमें कोई लेग पुलिंग जो है हमें स्पेसिफ़िकली दिखाई गई है। इसके बाद तो ये मुझे एक पर्सनल ट्रेट लगा, इसको मैं शायद कैपिटलिज़्म में नहीं लेती हूँ। उसके बाद हमारे पास जो है कैरेक्टर, वही बात है कि प्लेन व्यू का जो कैरेक्टर है, चूँकि वो पर्सन सिर्फ काम कर रहा है अपने बिज़नेस के लिए, तो वो जो उसने बच्चे को अडॉप्ट करता है इस काम के लिए कि वो एक हैप्पी मैरिड पर्सन जो है, एक फैमिली मैन लगे, तो नो डाउट उसने इस चीज़ को मैनिपुलेट किया। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि उसने फिर भी अपने बेटे का जिस तरह भी है उसको उसका ख़्याल रखा, और जब उसको वहाँ पर बोर्डिंग में भेजता है तो वापसी पर उससे 2-3 दफ़ा जो है वो यही पूछता है कि उसका रूम कैसा था, किस किस्म का उसके साथ जो रूममेट है, और उसका कमरा जो है वो कितना बड़ा है या कितना छोटा है, और उन चीज़ों को। लेकिन उसके बाद वो उसको वापस बुलाता है, क्योंकि चर्च में जो ह्यूमिलेशन हो चुकी है कि एक टैग उस पर लगता है कि जिसने अबैंडन किया अपने बच्चे को, तब उसको वो वापस बुला लेता है और ख़ुद साइन लैंग्वेज भी सीखने की कोशिश करता है, उसके साथ एक परमानेंट टीचर को भी लगाता है और वो उसके साथ ही रहता है। अच्छा, यहाँ तक तो एक बात हो गई।
फिर हम देखते हैं कि एलाई का करेक्टर दैट इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग वन। और द न्यूयॉर्क ऑब्जर्वर में डेनियल डे लुइस ने बहुत खूबसूरत बात की थी कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल उसका जो करेक्टर था वो किसी के साथ कंपटीशन में नहीं था, वो उसके अपने साथ ही कंपटीशन था। और सेकंड चीज़ ये कि हमें जो चीज़ इसमें अच्छी लगी, या एकदम से आप एक्सप्रेशंस को देखिए कि जहाँ जहाँ ये बात होती है हमें नज़र आती है क्यों प्लेन व्यू जो है वो इस चीज़ के ऊपर बिगड़ना शुरू होता है। डेनियल डे लुइस इसके बारे में बात करता है कि हम दोनों ही मैनिपुलेटर थे, पैसों पर भी कर रहे थे, यानी कि हम ज़ाहिरी बात है लालची थे, लेकिन हम दोनों ही थे। लेकिन अगर मेरे पास जो लालच था बीइंग अ बिजनेसमैन, तो उससे इर्द गिर्द कहीं ना कहीं चेंज आ रहा था। लेकिन ये फ्रॉडलेंट जो चर्च के नाम पर हो रहा था, जिससे आपको मिल कुछ नहीं रहा, आप जब उसमें वो सरमन्स देखेंगे जिसको एलाई ने बहुत ही परफेक्टली उन सरमन्स को वहाँ पर दिया है, तो उसके बारे में लुइस ने कहा कि ये ज़्यादा बड़ा फ्रॉड था, ये ज़्यादा बड़ा है कि आप उस नाम पर पैसे लेते हैं जिसका कोई असर नहीं होता है। तो ये रीज़न थी कि प्लेन व्यू जो है वो उसके साथ जो है इंटू डोयल पर जाता है। फिर इसके बाद ह्यूमिलेशन जो है जब होती है, जब बार बार उसे कन्फेस करवाते हैं, एक बड़ा प्यारा सीन है इसके अंदर। चर्च में प्लेन व्यू से वो एलाई कहता है बार बार कि तुम कहो और ऊंची आवाज़ में कहो कि तुमने मतलब तुम सिनर हो और तुमने अपने बच्चे को जो है वो अबैंडन किया है। और उसके बाद वो अपना हॉली सरमन पढ़ता है बिब्लिकल, और उसमें ये फ्रेज़ आता है कि देयर विल बी ब्लड, और ये ब्लड जो है वो आपको जो है प्योरीफाई भी करेगा। आज जब बार बार वो एलाई जो है ऊंची आवाज़ में देयर विल बी ब्लड कह रहा होता है, तो उस आवाज़ के दौरान में बहुत खूबसूरत हल्की सी मुस्कुराहट के साथ प्लेन व्यू ये बात कर रहा होता है, देयर विल बी पाइपलाइन, देयर विल बी पाइपलाइन। तो आप यहाँ से देखिए कि दो नज़रियात किस तरह चल रहे हैं। एक पर्सन जो है वो अपने किस मटेरियलिस्टिक सक्सेस की तरफ देख रहा है, और एक पर्सन जो है अपनी विंडिकेशन या विंडिक्टिव नेचर को सबके सामने चला रहा है, और सबकी आंखों में इस वक्त वो धूल झोंक रहा था क्योंकि वो अपना गुस्सा निकाल रहा था। और आखिर में जो सीन है जिसमें उस वक्त जाकर अब चूँकि बैलेंस बदल गया, पहले बैलेंस जो था वो चर्च के पास था, एलाई ऊपर था, और इस वक्त अब उसको ज़रूरत थी चीज़ों की, और वो ख़ुद भी अब एक्सपोज हो चुका था कि वो ख़ुद भी मॉरली एस्ट्रे रह चुका है और उसके पास अब पैसे नहीं हैं। तो अब यहाँ पर अपर हैंड दोबारा से जो है ल्यूइस के पास आ जाता है, सॉरी प्लेन व्यू के पास आ जाता है। एंड नाउ इट वाज द टाइम कि वो उससे कन्फेस करवाता है कि तब तुम मानो कि तुम गलत थे। और वो जब मानता है, चूँकि उसको होता है कि उससे वो ब्रांडी की ज़मीन ख़रीद लेगा। तो ये आखिरी सीन जो है वो बहुत हैवी है, और जब उसको कहता है कि तुम पहले कन्फेस करो फिर मैं ये लूँगा, और जब वो मुकम्मल बार बार उसी तरह कन्फेस करता है, तो उस वक्त प्लेन व्यू उसके सामने कहता है कि अब ज़रूरत नहीं है, वो लैंड जो है बिल्कुल वर्थलेस है, क्योंकि इर्द गिर्द के जो वेल्थ हैं उन्होंने पाइप्स के थ्रू वहाँ से ऑयल ले लिया है। और उसके लिए एक बहुत प्यारी वो टर्म इस्तेमाल करता है मिल्क शेक की, कि दैट इफ़ यू हैव अ मिल्क शेक एंड आई हैव अ स्ट्रॉ, तो मैं वो स्ट्रॉ तुम्हारे मिल्क शेक में डालकर मैं वहाँ से तुम्हारा मिल्क शेक जो है वो सारा का सारा ले लूँगा। और ये इस्तेलाह जो है बहुत अनयूजुअल थी, और इसके बारे में पॉल एंडरसन जो है वो इस चीज़ को एक्सपोज करता है कि उसने जब सब चीज़ें वो पीछे से पढ़ रहा था तो उसमें से देखा कि न्यू मैक्सिको में 1920 में एक टीपोडोम स्कैंडल में न्यू मैक्सिको के जो सेनेटर थे एल्बर्ट, उन्होंने शायद जब कांग्रेस की जो इन्वेस्टिगेशन थी उसमें ये वर्ड इस्तेमाल किया था ड्रेनेज के लिए, ऑयल ड्रिलिंग के लिए मिल्क शेक का वर्ड इस्तेमाल किया था। लेकिन पूरी रिसर्च में उनको कहीं पर जो है रिटन फॉर्म में कुछ ये लोकेट नहीं मिलता, और फिर एक पब्लिकेशन होती है जिसमें सजेस्ट किया जाता है कि ये तकरीबन 2003 में, आई थिंक इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, तो न्यू मैक्सिको के जो हैं एक सेनेटर, उन्होंने इस को इस्तेमाल किया था ये बताने के लिए कि ऑयल ड्रेनिंग जो इर्द गिर्द हो रही है वो किस तरह से चीज़ों को क्रम्बल डाउन कर रही है, और ये ऐसे है कि आप जो है वो मिल्क शेक बनाते हैं और आपके बच्चे जो हैं उनको बेडरूम से उठकर भी किचन में नहीं जाना पड़ता, वो मिल्क शेक जो है उन तक वहीं पहुंचा दिया जाता है। तो कैपिटलिज्म या ऑयल ड्रिलिंग या ऑयल की जो कंपनीज थी उनकी वजह से जो भी उस वक्त नुकसान हो रहा था, ये जो भी मोनोपोली क्रिएटेड थी, उसके बारे में ये फ्रेज़ उस वक्त इस्तेमाल किया गया था, जो कि पॉल एंडरसन को बहुत ज़्यादा फैसिनेट किया, और इसी चीज़ को उसने सामने रखा। और आखिर में जो है एलाई को मारता है प्लेन व्यू, और आखिरी अल्फाज हैं कि आई एम फिनिश्ड नाउ।
तो इसके बारे में जो क्रिटिक्स हैं वो तो ये कहते हैं कि ये दिखाया गया है कि जब आप बहुत ज़्यादा ग्रीड और लस्ट की तरफ जाते हैं तो इन द एंड यू जस्ट फॉल डाउन। वो कहते हैं ना कि द हायर यू फॉल फ्लाई द हार्डर यू फॉल। तो यही कैपिटलिज्म में हुआ है, यही उसके साथ हुआ है कि अब उसके पास इतने पैसे आ गए कि वो सिर्फ ड्रंक रहता है और उसके पास अब करने को कुछ नहीं है, उसको लोग छोड़ चुके हैं और अब वो इतना वीक हो चुका है कि वो मज़ीद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर इसी चीज़ को अगर आप उस तरह सिंबॉलिक दोबारा देखें तो चूँकि ये क्लैश था बिटवीन टू स्कूल्स ऑफ थॉट, कैपिटलिज्म और उसके साथ साथ चर्च के बारे में, तो हमारे ये देखने में आता है कि चर्च जो भी काम करेगा वो चर्च की हद तक महदूद होता है, यानी कि उससे मटेरियलिस्टिक जो है कोई चीज़ सामने नहीं आएगी। वो साल्वेशन के लिए काम कर रहा है, पैसे वो भी ले रहा है। लेकिन आपके पास जो कैपिटलिज्म है वो जैसे जैसे चीज़ों के सामने को लेकर आएगा, जितना भी वो हिस्सा द लॉयंस शेयर लेने के बावजूद भी सोसाइटी पर उसका इम्पैक्ट जो है वो लाजमी पड़ना शुरू होगा। और इन दी एंड ऑफ कोर्स हम जब देखते हैं कि कैपिटलिज्म के थ्रू अब मार्केट जो है वो कितनी एक्सपेंड कर चुकी है आपके पास कि आपका इसके बगैर गुजारा नहीं है, अल्टीमेटली चर्च जो था वो साइड पर होने लग गया और कैपिटलिज्म के तमाम जो चीज़ें हैं, नुकसान और फ़ायदे, वो दोनों के दोनों आपको यहाँ पर दिखाई देने लगे। तो अल्टीमेटली शायद उस स्कूल ऑफ थॉट को ख़त्म करने से मुराद कैपिटलिज्म की थी। नाउ आई एम फिनिश्ड विद दैट वॉर, क्योंकि अब अल्टीमेटली यही चीज़ चलेगी। क्योंकि प्लेन व्यू अगर एक इंसान के तौर पर लें तो वो मर जाएगा, लेकिन उसके बाद अब जितने भी ऑयल रिजर्वर्स सामने आ चुके हैं, डिस्कवर हो चुके हैं, वो जिन जिन के पास भी होंगे वो सब के सब प्लेन व्यूज़ होंगे, वो सब इसको लेके चलेंगे। लेकिन उन प्लेन व्यू से जो वो ऑयल निकाल रहे हैं, डेफिनेटली दैट मिल्क शेक वो अकेले नहीं पी रहे हैं। उस मिल्क शेक से फिर अल्टीमेटली इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ भी काम होता है, प्रोडक्ट्स और बाय प्रोडक्ट्स की तरफ भी काम होता है, और कॉमन मैन तक सोसाइटी का फ़ायदा भी ज़रूर पहुँच रहा है। तो शायद एक बहुत ही कहते हैं कि थिन लाइन के थ्रू ये बताने की कोशिश भी की गई है कि नो डाउट दोनों में ख़राबियाँ थी, दोनों स्कूल ऑफ थॉट जो थे वो अपनी अपनी जगह जो है मैनिपुलेशन की तरफ थे, लेकिन एक के मैनिपुलेशन में कहीं पर हमें जो है परसेंटेज फ़ायदे की थोड़ी सी बेहतर नज़र आती है, एक में नहीं नज़र आती। और दूसरा पर्सन जो है उस काम को जो डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है उसको कहीं ना कहीं रोकने की कोशिश करता था, जिसको इन दी एंड कैपिटलिज्म ने या अपनी उसकी पावर ने या वो इतना इनएविटेबल ज़ाहिर है हो चुका है सोसाइटी में कि उसको इस चीज़ को ख़त्म कर दिया, वो ख़ुद ख़त्म नहीं हो सकता। अगर आपने ये फिल्म नहीं देखी है तो देखिए। अब इसके बाद आप स्टोरी पर फोकस नहीं रखेंगे, आप कैरेक्टर्स को देखेंगे कि कैरेक्टर्स टाइप हैं, आपको वो चलते फिरते इंसान नहीं नज़र आएंगे, दो पर्सन नहीं होंगे, वो दो इंस्टीट्यूशंस हैं, दो स्कूल ऑफ थॉट हैं जो कि आपके सामने ह्यूमनाइज फॉर्म में है या उनको पर्सोनिफाई करवाया गया है। और इतनी मेहनत के थ्रू कि वो एक्सप्रेशंस आपके लहजे, आपके अल्फाज के थ्रू आएंगे, तो वो असल में वो तमाम सिंबल हैं उन तमाम चीज़ों के बारे में अब आपके सामने जो है वो चलते फिरते चूँकि किरदार नहीं होंगे तो आपको देखने का इसको ज़्यादा मज़ा आएगा। और उसके बाद आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि डेनियल डे लुइस की जो एक्टिंग थी वो किस कदर मुश्किल थी और इस फिल्म की सिनेमाटोग्राफी किस कदर सिंबॉलिक थी, इसी वजह से कामयाब भी गई। और फिर आपको खुद ही पता लग जाएगा या आप इसको मानने को तैयार होंगे कि डेफिनेटली ये डिज़र्व करती थी कि इसको ग्रेटेस्ट मूवीज़ की लिस्ट में शामिल किया जाए। तो अगर आपने नहीं देखी तो ज़रूर देखिएगा, जिन्होंने देखी है शायद उनके लिए कुछ आपको जो महसूस होता है आप ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा।